हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा एग्ज़ाम जो कि नेट जेआरएफ का दिसंबर में होने वाला है, मैं उसकी तैयारी करवाऊँगी। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी ये जो भी मैं सेशन यहाँ पर लूँगी। तो जो हमारा एग्ज़ाम है, सबसे पहले जो हमें एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि हम सिलेबस को बहुत ही अच्छे से देखें। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल होता है, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है जिस सब्जेक्ट से हमने एमए किया होता है। ठीक है, तो हम हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, तो उसके सिलेबस की आज जो है मैं उस सिलेबस पे चर्चा करने वाली हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है हमारा भाषा विज्ञान। तो हम सबसे पहले भाषा विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सब इसमें जैसे कि 10 यूनिट्स, हमारे दोनों पेपर में 10 यूनिट्स होते हैं। एक फर्स्ट वाले पेपर में भी 10 यूनिट होते हैं और सेकंड में भी 10 होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो है हिंदी भाषा। देखिए, हमारा जो सिलेबस है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा गया है, मतलब कि एकदम लाइन से लगवा सीक्वेंस वाइज लगाया गया है। जैसे सबसे पहले हम साहित्य पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम उसकी भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब हमें साहित्य पढ़ना है उससे पहले हम भाषा पढ़ें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि पता चले कि ये भाषा कैसे आगे किस तरह से बदलती जा रही है ना। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें जो पहला सबसे पहले आता है वो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, इसमें 2 तरह की जैसी चीज़ें आदि आकृति मूलक, पारिवारिक मूलक, वर्गीकरण जैसे वर्गीकरण किया गया है। अभी इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से हम एक बार अच्छे से सिलेबस देख लेते हैं, ताकि हमें क्या कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम ध्यान में रख कर के पढ़े, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से होता है ना। तो आगे है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश होती है। उसके बाद उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। देखिए, अब जो हमारा जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ना। जैसे कि अब क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं से अब 3 से 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इसकी विशेषता कौन सी है कौन सी नहीं है। तो हम बिल्कुल भी एक भी टॉपिक जो है ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। एक एक चीज़ हमारे लिए, जो हमारा सिलेबस है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे है अपभ्रंश, अवहट और पुराने हिंदी का निबंध। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उसका वर्गीकरण। जैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अंतर्गत हिंदी, बंगला, उड़िया ये सारी आ जाती हैं। फिर है हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार हुआ है। भौगोलिक विस्तार में जैसे कि 4 आते हैं, यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत, अमेरिका, इस तरह। उनकी उपभाषाएं कितनी हैं, उनकी बोलियां कितनी हैं, शॉर्ट सैनिक कितने, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हमेशा जो है हमेशा ही क्वेश्चंस बनते हैं, पूछ लेते हैं कि ये कहाँ की भाषा है, या फिर अवधि कौन से क्षेत्र की भाषा है। इस तरह से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो है वो है हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, उसकी स्वनिम व्याख्या, खंड खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। फिर यहाँ से थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन है। पहले क्या होता था कि ग्रामर आप देखेंगे, अगर 2010-15 तक के क्वेश्चन देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, आपको यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। मुश्किल से लाइक एक शिफ्ट में आ जाता था 1 से 2 क्वेश्चन, कि मतलब कि उसका उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेते थे, या इस तरह से बहुत ही कम क्वेश्चन वैसे तो आते थे। बट अभी क्या है ना, अभी पैटर्न चेंज हो गया। अब एनटीए छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है ना कि अपन लोग को ये ग्रामर वाला पोर्शन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं इसको कराऊंगी, बट फर्स्ट पार्ट में मैं ऊपर के सारे कराऊंगी, बट ग्रामर के लिए मैं अलग सी क्लासेस लूँगी। ठीक है, आगे है
हिंदी की रूप रचना हो गई, लिंग हो गया, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली हो गया, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। अब इसमें क्या है ना, देखिए अभी ये बीच में ग्रामर इन्होंने डाल दिया, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें वो है ये संचार माध्यम और हिंदी। यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कंप्यूटर और हिंदी, यहाँ से अब क्वेश्चंस आने लगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी को कौन कौन सी बोलियों को दर्जा मिला है, ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो जो हमें छोड़े और फिर 1-2 नंबर से रह जाता है, फिर ये लगता है यार क्यों नहीं कर लिया, है ना। तो इसलिए बाद में कोई भी रिग्रेट ना रहे, इसलिए हम सभी टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे है देवनागरी लिपि, विशेषता और मानकीकरण। देवनागरी लिपि एक अपने ही आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है टॉपिक होता है, ठीक है। इसको इसकी विशेषताएं कैसे आई, कैसे इसका विकास है, क्या इसका क्रम है लिपियों का, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो इतना ही है, ये है इसका पूरा सिलेबस। अब मैंने क्या किया है कि इसमें ना आप लोगों को जो बुक्स हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, वैसे तो मैं कराऊंगी सभी बुक्स से, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लेना है तो मैंने यहाँ पे ना कुछ बुक्स लगाई हैं, तो मैं वो बुक्स दिखा देती हूँ। ये हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि है भोलानाथ तिवारी का, और है हिंदी भाषा की संरचना, ये भी भोलानाथ तिवारी की ही है। फर्स्ट यूनिट के लिए ये जो बुक्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट हम ये आगे मैं दिखा देती हूँ आपको, दृष्टि गाइड है, उससे भी मैंने वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दृष्टि गाइड कह रहे हैं, या फिर एक आती है पांडे एंड पांडे की गाइड आती है, ये गाइड है, ये बुक्स नहीं है। ये दोनों, ये क्या है ना कि ये सारे यूनिट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये गाइड है, क्योंकि इसमें सब कुछ ना एकदम शॉर्ट में होता है। तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एकदम शॉर्ट में ना पढ़ें तो वही अच्छा होगा। तो ये गाइड है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, इसमें आपको सारे यूनिट्स है ना, मतलब फैक्ट्स मिल जाएंगे थोड़े थोड़े से, और ये भी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सेकंड हमारा जो यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे, फिर साहित्य पढ़ेंगे। इसमें जो आता है वो आता है हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन क्या था हमारा, इसकी लेखन की पद्धतियाँ जो थी हमारे विधेय, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी, वर्णानुक्रम होती है, वैज्ञानिक होती है, ये वाले टॉपिक हो गए। फिर है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, कौन से कवि ने क्या काल विभाजन किया है, क्या काल उसका नामकरण किया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल बोलते हैं, बहुत सभी अन्य लेखकों की क्या है अलग अलग मत हैं। तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं। फिर आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं उसको पढ़ेंगे। फिर है हमारे इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो रासो साहित्य। रासो साहित्य जो है हमारे इसमें हिंदी साहित्य पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या आता है, जितने रासो हैं, कुमार रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। आगे आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जैन कहाँ से आए, उन्होंने मतलब जैन कहाँ से उत्पन्न हुए, सिद्ध कहाँ से आए, सिद्ध के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैन कहाँ से आए, उनकी कौन कौन सी कवि रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे है अमीर खुसरो की पहेलियाँ, कविता, ठीक है। फिर है विद्यापति और उनकी पदावली। फिर आता है लौकिक साहित्य, इसी में है ये, ठीक है। आगे जो है वो है भक्ति काल, हमारा आदिकाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे हमारा शुरू होता है भक्ति काल। तो भक्ति काल के अंदर जो है हम देखते हैं,
भक्ति काल में जब भक्ति का कैसे उदय हुआ, कैसे मतलब कि सबके अलग अलग मत है, जैसे कि रामचंद्र जॉर्ज ग्रियर्सन इसे ईसाइत की देन मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सभी के बहुत इम्पोर्टेंट ही मत हैं इसमें कि भक्ति काल कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इसने अपना मतलब वर्चस्व बनाया। यह आगे हम पढ़ेंगे ही, बट मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि हम कहाँ से क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, किसमें क्या टॉपिक है। भक्ति आंदोलन के उदय के जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे वो पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था, प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या था, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत हो गए, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, इसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके वैचारिक आधार क्या था, निर्गुण सगुण कवि के बारे में पढ़ेंगे। हमारा भक्ति काल इतने में ही हो जाता है, निर्गुण सगुण भक्ति काव्य जो है ये सारी चीज़ें। फिर आगे आता है रीतिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल मैंने बता दिया, भक्तिकाल बता दिया, अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल के बारे में कि इसमें क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। फिर है रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। देखिए प्रवृत्तियाँ है ना वो सब में आती है, आदिकाल की हो गई, भक्तिकाल की, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर, तो ये सारी चीज़ें, नई कविताएं, सबकी प्रवृत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनता है। रीतिकाल के अंदर जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, तीन है। रीतिबद्ध के अंदर कौन कौन से कवि हैं, रीति सिद्ध के अंदर कौन कौन से हैं, रीति मुक्त के अंदर कौन कौन से कवि हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिबद्ध के नहीं हैं। तो तीन दिए रहेंगे, एक ऐसा होगा जो रीति सिद्ध का दे देंगे, तो उसमें हमें फिर कन्फ्यूज़न होती है। तो इससे कौन से कवि कौन से कहाँ के हैं, रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के, ये हम ध्यान देंगे, और उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, रीति कवियों का आचार्यत्व क्या है ये पढ़ेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा रीतिकाल जो है इतना ही था, अब हम बढ़ते हैं आधुनिक युग की ओर, ठीक है। आधुनिक काल में जो था वो सबसे पहले आता है इसका उद्भव और विकास, गद्य का। आधुनिक काल में जो है गद्य का उद्भव हुआ था, गद्य रचनाएं जो लिखने जाने लगी थी भारतेंदु युग से, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य क्या था, उस भारतेंदु से पहले का जो हिंदी गद्य था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और किस तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था, भारतेंदु और उनका युग पढ़ेंगे। पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी की 19वीं सदी से जो पत्रकारिताएं शुरू हो गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। आगे है हमारा, ये था भारतेंदु युग, आगे है द्विवेदी युग। देखिए द्विवेदी, जैसे कि अब कंफ्यूज होते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ये द्विवेदी युग पढ़ा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो हाँ जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही पढ़ा है, और भारतेंदु युग भारतेंदु जी के नाम पे पढ़ा था। तो हम भारतेंदु युग के बाद जो आता है वो आता है हमारा द्विवेदी युग, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, उसमें कैसी रचनाएं हो रही थी, किस बारे में लोग जो हमारे लेखक थे, कवि थे, वो किस बारे में लिख रहे थे, उसमें क्या क्या हो रहा था, वो सब हम पढ़ेंगे। किस तरह नवजागरण हो रहा था, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि पढ़ेंगे, स्वच्छंदतावाद उसके प्रमुख कवि। हमारा द्विवेदी युग यहाँ ख़त्म होता है, फिर आता है छायावाद। छायावाद में पढ़ेंगे छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषताएं प्रवृत्तियां सेम बात है, और ये जो है ना ये हर टॉपिक से हमें पढ़ना है, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चंस अब फैक्ट्स ज़्यादा नहीं आते हैं नॉर्मली। अब इन सब मतलब अब एनटीए देखते हैं, समझ देखते हैं कि कितना आता है बच्चों को, रट्टा मार करके क्लियर नहीं हो सकता एग्ज़ाम, राइट। तो अभी क्या करना है कि हमें ना टॉपिक समझना है कि क्या था, कैसे था, मतलब कैसे क्या चीज़ें आई, ये एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ 1857 की क्रांति में ये हुआ था,
ऐसे ऐसे ऐसा नहीं, एकदम डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। अब सिर्फ इतना नहीं कि केशव दास की ये रचनाएं हैं, पढ़ लिया इसका ये नहीं, उसकी रचनाओं के अंदर का भी पढ़ना होता है। अभी क्या होता है ना, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, एकदम हर चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आगे आता है छायावाद के जो प्रमुख कवि होते हैं। ऑफ कोर्स कवि से हमेशा क्रम आता है और वो आता ही रहेगा, ठीक है, तो हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को। आगे है प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, ये सारे ना अलग अलग टॉपिक्स हैं। प्रगतिवादी काव्य हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गया, समकालीन कविता हो गया, या समकालीन साहित्य की उस टाइम पत्रकारिता, जो मतलब जो उस टाइम पत्र छप रहे थे उसके बारे में। ये छायावाद हो गया। ये वाला हमारा जो आगे है, अब इसी की है हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं थी, जो गद्य लिखे जा रहे थे। गद्य मतलब होता है जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, सारी चीज़ें क्या है इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे आलोचनाएं, तो आगे जो है हम देखते हैं इसमें हिंदी उपन्यास, इसकी हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए हिंदी उपन्यास, इसमें हमें पढ़ना है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, भारतेंदु पूर्व उपन्यास जो लिखे हैं। भारतेंदु पूर्व उपन्यास में जिन जिन लेखकों का नाम आता है या जिन जिन कवियों का नाम आता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो है हिंदी इसकी अवधारणा क्या थी, प्रेमचंद से पहले पूर्व उपन्यास जो है ये, उस बारे में प्रेमचंद और उनका युग पढ़ेंगे, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार पढ़ेंगे। ओके, आगे है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव, विकास कैसे हुआ, 20वीं सदी की हिंदी कविता, प्रमुख कहानी, आंदोलन, प्रमुख कहानीकार, उसके बाद है हिंदी नाटक। नाटक से पढ़ेंगे क्या, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, ये सारी चीज़ें हिंदी एकांकी हो गया। हिंदी रंगमंच के विकास के चरण हो गए, रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, या फिर हमारे जो नायक होते हैं इनके जो प्रकार होते हैं, नायिका के प्रकार, अब ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। नायक के प्रकार, नायक किस किस तरह के होते हैं, ये प्रकार होते हैं इनके, नायिका के प्रकार होते हैं, तो ये सब हमारा जो है अब आने वाला का है एग्ज़ाम, तो हम इन सब पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हो गया हिंदी निबंध, उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, हिंदी निबंध के प्रकार क्या हैं, प्रमुख निबंधकार कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से, किस किस कवि ने कौन से, मतलब किस निबंधकार ने कौन से निबंध किए हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हिंदी आलोचना है, हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, समकालीन हिंदी आलोचना है, उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, सभी उनकी सभी आलोचनाएं हमें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। इसमें से पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल की कौन सी आलोचना है, कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है, ठीक है। सारे कवियों की इसमें जो है वो पूछी जाती है। तो इसके लिए भी मैंने जो बुक्स बताया है, सेकंड यूनिट के लिए कुछ बुक्स बताई हैं मैंने, इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कौन सी बुक्स हैं। देखिए आपको जो सबसे, ये बुक तो है ना, मतलब ज़रूरी है, समझ ले कि ये लेनी ही लेनी है, इसमें कोई आप पे कोई ऑप्शन नहीं है कि ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेना है। ये दो बुक्स ऐसी हैं जो लेनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नो डाउट, आपको ये लेनी पड़ेंगी बुक्स। उसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का कुछ हिस्सा हम रामचंद्र शुक्ल से पढ़ेंगे, और यही सेम चीज़ डॉक्टर नकेंद्र का संपादन है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल से तो मतलब
आप पहला पेज ही खोलेंगे ना, और PYQs अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हर पेज इसका कितना इम्पोर्टेंट है, हर पेज। तो ये बुक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको लेनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हिंदी का जो गद्य वाला हिस्सा है वो कहाँ से करना है, तो उसके लिए ये वाली बुक्स हैं। उसके लिए है ये रामचंद्र तिवारी का हिंदी का गद्य साहित्य। इसमें से जैसे नाटक है या फिर कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, किसने कौन सी कहानी के बारे में क्या कहा है, या रामचंद्र तिवारी ने अपने क्या कथन है रामचंद्र तिवारी के किसी, जैसे कि गोदान है उपन्यास, ठीक है, उसके बारे में रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है। आपने गोदान पढ़ा, उसके बाद यहाँ आप देख लेंगे कि रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है या अन्य लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, क्योंकि कथन तो हमेशा ही आते हैं। कोई कथन दे देगा कि ये कथन उपन्यास मतलब गोदान उपन्यास के बारे में किसने कहा है, उसमें ऑप्शन होगा रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, या ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये बुक्स पढ़ लेनी भी ज़रूरी है। ये वाली नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूँगी इसको। और फिर इसका है बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का ये भारतेंदु युग, नवजागरण युग, द्विवेदी युग, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन उसके आगे है ये गाइड, तो मैंने बताया कि आप ये ले लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, वन लाइनर के लिए बहुत अच्छा होता है, रिवीजन के लिए। मैं इससे ऐसा नहीं कि आप शुरू कर रहे हैं तो इसी से पढ़ रहे हैं, नहीं, आपने ये बुक्स रिवीजन के लिए लेनी है, यहाँ से रिवीजन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक। दृष्टि वाले में आपको 1-2 पेपर मिल जाते हैं PYQs के, इसमें ये पांडे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में तो नहीं मिलते हैं, बट वन लाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, आप इसके साथ जा सकते हैं। अगला जो हमारा यूनिट है वो है इकाई 3, जो कि है साहित्य शास्त्र, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें है काव्य के लक्षण, इसके जो यूनिट्स हैं। साहित्य शास्त्र में जैसे 2 है, काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, और दूसरा होता है हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर तो किनके कौन सी रचनाएं हैं ये तो इम्पोर्टेंट होता है, इनके क्रम पूछे जाते हैं, हमेशा ये पूछे जाते हैं। दंडी हो गए, उद्भट हो गए, वामन हो गए, राजशेखर हो गए, इन सभी के क्या होते हैं कि इनके हमेशा क्रम पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन से सूत्र दिए हैं, मतलब काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य क्यों लिख रहे हैं, या फिर काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय क्या है, सिद्धांत क्या है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेट, ये है हमारा काव्य शास्त्र वाला ऑप्शन है, भारतीय काव्य शास्त्र का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से जो होता है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, यहाँ से हमारा पाश्चात्य शुरू होता है, ये वाला हिस्सा हमारा पाश्चात्य का है, और ये वाला जो है वो काव्य शास्त्र का है। तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत क्या है, प्लेटो, उनके जो शिष्य थे अरस्तु, उनका जो अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी विवेचन है, विरेचन सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी है, TS इलियट निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, IA रिचर्ड्स का है मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद, ठीक है।